वैसे किसी भी तरह के क्राइम को किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है, एक ऐसे चोर की है कि जिसे जो भी सुनता है, उसकी कहानी जिसे भी पता चलती है, वो उसका फैन बन जाता है। आज की कहानी उसी चोर की। इस कहानी की शुरुआत असल में एक मलयालम फिल्म के डायरेक्टर के घर से होती है। और जो डायरेक्टर, उनका नाम जोशी। जोशी साहब एक ऐसी फिल्म के डायरेक्टर हैं जिस फिल्म की कहानी भी कुछ इस चोर की कहानी से मिलती जुलती। उस फिल्म का नाम है रॉबिन हुड। ये डायरेक्टर साहब रात में अपने घर में सो रहे थे और उसी रात एक चोर इनके घर के फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ता है और वहां से लगभग 1 करोड़ रुपए की मालियत के कुछ कैश और वहां पर जो जेवर होता है वो सारा उठाकर वो वहां से निकल जाता है। उस वक्त डायरेक्टर जोशी अपने ग्राउंड फ्लोर पर पूरे परिवार के साथ थे। उस वक्त सारे लोग सो रहे थे और चोर उनके घर में हाथ मारता है और वहां से चला जाता है। अब उसके बाद डायरेक्टर साहब जैसे ही सो के उठते हैं, वो जब उस फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर उनका लॉकर होता है, और वो देखते हैं कि उनका सारा पैसा गायब और जो ज्वेलरीज वहाँ पर मौजूद थी वो सभी गायब। फौरन घबराते हुए वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। उसमें एक गाड़ी नज़र आती है, होंडा की स्कॉट गाड़ी, जो उस कैमरे में नज़र आती। पुलिस को उस गाड़ी पे शक होता है। उसके बावजूद पुलिस और फुटेज चेक करती है कि शायद कोई और भी नज़र आ जाए, लेकिन उन्हें उस कैमरे की फुटेज से और कुछ नहीं मिलता सिवाय इस गाड़ी की पहचान के। गाड़ी भी थोड़ी धुंधली थी और वो ये देखा जा रहा था कि ये गाड़ी केरल, जहाँ पर इनका घर था डायरेक्टर साहब का, ये केरल था। केरल से ये कर्नाटका की तरफ गाड़ी जा रही। पुलिस वाले तमाम इलाकों में इस पे अलर्ट जारी कर देते हैं। तमाम टोल नाके पर जो सीसीटीवी फुटेज होती वो निकाल कर चेक करते हैं। तो इसी तरीके से फुटेज चेक करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि ये गाड़ी कर्नाटका की तरफ जा रही है। कर्नाटका के बॉर्डर पर पुलिस वालों को अलर्ट कर दिया जाता है कि ये किस तरीके से होंडा की स्कॉट गाड़ी उस तरफ जा रही है, जिसे पकड़ना है। अब उसके बाद फिर जो कर्नाटका बॉर्डर पर पुलिस तैनात होती है वो अलर्ट हो जाती है। इसी बीच वो होंडा की स्कॉट गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस वाले उसे रोकते हैं और उसके बाद उसे गिरफ्तार करते हैं, गाड़ी में चेकिंग करते हैं। तो चेक करने के दौरान उन्हें वो सारे जेवर और जो कैश थे जो डायरेक्टर जोशी के घर से चुराए गए थे, वो सभी वहाँ पर मौजूद होते हैं और पुलिस वालों को वो जेवर वगैरह मिल जाते हैं। अब पुलिस वाले उस गाड़ी में खोजबीन करते हैं, तलाशी लेते हैं कि कोई और भी ऐसा हथियार हो जो चोरी करने के इरादे से जब कोई जाता है तो कुछ हथियार भी लेकर जाता है। तो चेक करते हैं तो पूरी गाड़ी में सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर था। असल में ये चोर एक स्क्रू ड्राइवर के जरिए ही चोरी करता था। ये अपने साथ कोई भी और दूसरा हथियार नहीं लेकर चलता था। अब पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करते हैं, केरला पुलिस उसे अपने यहाँ लेकर आती है। अब शुरुआत होती है इससे पूछताछ की कि आखिर ये कौन है, कहाँ से आया और इसने क्यों चोरी की। जब पूछताछ करते हैं तो ये जो चोर था, इसका नाम पता चलता है कि इरफान है। इरफान उर्फ साजन। ये असल में जो बिहार का एक इलाका है सीतामढ़ी इलाके में एक गांव है, ये उसी गांव का रहने वाला है। अब इससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने कैसे चोरी की, क्यों चोरी की, कहाँ से आए हो। तो सारी चीज़ें वो एक एक करके पूरी कहानी बताता है और कहानी उसकी इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि पुलिस वाले भी सुनते हैं और पुलिस वाले भी उसके फ़ैन हो जाते हैं। उससे हमदर्दी हो जाती है पुलिस वालों को। लेकिन असल में ये एक क्राइम है, चोरी एक जुर्म है। पुलिस वाले लाख उसके फ़ैन हो जाएं, लेकिन इसकी सज़ा उसे मिलनी थी। लेकिन इससे पहले सारी कहानी जो होती है वो आज इस कहानी में सबसे असल और सबसे मेन चीज़, उस कहानी की शुरुआत होती है कि बिहार के सीतामढ़ी इलाके में एक गांव, जिस गांव में एक लड़का जिसका नाम इरफान उर्फ साजन होता है। इरफान उर्फ साजन उस गांव में एक नौजवान लड़का जो अपनी बहन के घर जाता है। बहन के घर जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। उस महिला से मुलाकात होने के बाद इनके बीच दोस्ती बढ़ती है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। लेकिन इनके घर वाले इनकी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे।
अब उसके बाद ये लोग अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर वाले की मानने के बगैर ये लोग आपस में शादी कर लेते हैं। अब इरफान के पास कोई काम था नहीं। इरफान शुरुआत में कोई दुकान खोलता है, लेकिन उसकी दुकान नहीं चलती, उसका बिजनेस ठप पड़ जाता है। अब उसके पास कोई दूसरा कोई जरिया नहीं था जिससे वो अपनी कमाई कर सके। वो उसके बाद कुछ दिन बाद, शादी के बाद, सोचता है कि कोई और बिजनेस डाले। वो दूसरा बिजनेस डालता है। दूसरे बिजनेस में भी उसको घाटा पहुंचता है। उसकी वजह उस वक्त कोरोना की होती है। कोरोना महामारी आने की वजह से उसका बिजनेस खत्म हो जाता है। अब उसके पास कोई जरिया नहीं था उसकी आमदनी का, तो वो एक फैसला करता है कि वो चोरी करेगा। और चोरी करने के लिए वो बिहार से सबसे पहले जाता है दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद अब उसे चोरी करने के लिए इलाके में ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां पर उसे अच्छी खासी रकम मिल सके। जिस घर में वो जाए वहां से कुछ वो चुरा कर निकले। इसके लिए सबसे पहले उसने एक, वहां पे गाड़ी थी जगुआर गाड़ी चोरी की। उस गाड़ी को चोरी करने के बाद फिर गूगल पे वो सर्च करता है कि इस पूरे इलाके में सबसे अमीर इलाका कहाँ पर है, पोर्च इलाका, ताकि जहां पर इसे जाने में कुछ फायदा पहुंच सके। उसे पता चलता है, एक इलाका उसे मिलता है जहां पर दिल्ली के बड़े बड़े लोगों के घर होते हैं। वो उस एरिया में जाता है और वहां जाने के बाद रात के समय वो एक घर में घुसता है। इसे इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये घर किसका है, इस घर में कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं, अगर ये चोरी करने जाएगा तो कैसे पकड़ा जाएगा कि बचेगा, इसके पास कोई अंदाज़ा इसका नहीं होता। ये उस घर में जाता है और उसके बाद फिर वहाँ से लगभग 1 करोड़ रुपए की मालियत के सामान और कैश वगैरह वहाँ से चोरी करता है और सही सलामत वो उस घर से बाहर आ जाता है। सुबह उसके बाद फिर जैसे ही इस चोरी की खबर फैलती है तो पता चलता है कि ये घर किसी मामूली व्यक्ति का घर नहीं था, बल्कि ये एक जज साहब का घर था। और ये चोर जज साहब के घर में ही चोरी कर लेता है। अब उसके बाद फिर पुलिस वाले इसकी तफ्तीश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले के हाथ ये इरफान नहीं लगता। अब इसके बाद फिर ये जो पैसा था, इस पैसे से वो गांव आता है और गांव आने के बाद फिर ये अपने इलाके में जितने भी लोग होते जो गरीब होते, क्योंकि बिहार का इलाका गरीब इलाका माना जाता है, खास करके वहाँ पे जो गांव है, छोटे छोटे गांव, उस गांव में आज भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। ये गांव के गरीबों की मदद करता है, कईयों की शादी करता है। लगभग उस गांव में इसने 7 सड़क बनवाई। 7 सड़क उसी चोरी के पैसे से बनवाई। इलाके की, कहा जाता है कि उस इलाके में जितनी भी कुंवारी लड़कियां होती, गरीब होती, जिनकी शादी करने के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं होते, यही इरफान उन लड़कियों की शादी करता है और उसी पैसे से करता है। पैसा ख़त्म हुआ, फिर ये दिल्ली गया और दिल्ली जाने के बाद फिर उसी इलाके में कुछ दूरी पे एक करोड़पति, एक अरबपति बिजनेसमैन के घर पे जाता है। उस घर से भी लगभग करोड़ों रुपए से ज़्यादा की मालियत के सामान और पैसे वो चुरा कर वापस से वो अपने गांव आ जाता है और यहाँ पर फिर अपने गांव की मदद चालू कर देता है। उन पैसों में से सिर्फ 20% ये अपने ऊपर लगाता है और अपनी फैमिली के ऊपर लगाता है। बाकी के 80% के जो काम होते वो गांव वालों के होते और ये उसी रेगुलरिटी के हिसाब से वो करता है। अब ये होता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। तो शुरुआत में समझ में ये आया कि इसके बारे में कुछ दोस्तों को और इसकी बीवी को पता था कि असल में इसका काम क्या है, ये किस तरीके से पैसा लेकर आता है। अब उसके बाद फिर ये चोरी करता है, अपने घर वालों की कुछ हेल्प करता है, गांव वालों की हेल्प करता है। गांव की 7 सड़कें इसी ने बनवाई, क्योंकि उस इलाके के जो पॉलिटिशियन होते वो कोई भी मदद इसकी नहीं करते। यानी गांव में जानते ही आप सियासतदान कैसे होते हैं, काम आपका पूरा नहीं होता, लेकिन ये अपने गांव का सारा काम पूरा करता है। अब गांव वालों को इससे हमदर्दी होती, इससे मोहब्बत जागती और वो इसके फ़ैन होते जाते हैं। गांव वाले रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम इस तरीके से हमारी मदद कर रहे हो, क्यों ना ऐसा करते कि तुम इलेक्शन लड़ते और जो सरकारी सुविधाएं वो भी हम तक आसानी से पहुंचती। गांव वालों के कहने पे ये इलेक्शन भी लड़ जाता है और उसके बाद ये इलेक्शन जीत भी जाता है और इलेक्शन जीतता है और उस गांव का प्रधान बन जाता है। लगभग 5 साल तक ये प्रधान रहता है। प्रधानी का वक्त जब गुजरता है तो उसके बाद फिर उस जगह की जो सीट होती है वो उस सीट पर अपनी बीवी
उसे लड़वाता है। उस सीट पर वो इसलिए अपनी बीवी को लड़वाता है कि वो कहता है कि उसे काम के सिलसिले में जो बाहर आना जाना रहता है उसके लिए वो वक्त नहीं निकाल पाता, इसलिए तुम इलेक्शन लड़ो, मैं थोड़ा अपने आप को फ्री महसूस करूंगा तो थोड़ा काम ज़्यादा होगा। और ये काम कुछ और काम नहीं बल्कि यही चोरी थी। अब उसके बाद उसकी बीवी इलेक्शन लड़ती और इलेक्शन वो भी जीत जाती है। 2700 वोट में से 2200 कुछ वोट इसकी बीवी को मिलते हैं, यानी पूरी बहुमत के साथ ये उस अपने गांव की प्रधान बन जाती है। और ये सरकारी सुविधा होती है उसे भी पहुंचाते उस अपनी आम जनता के लिए। बाकी जो इरफान का काम था वो अपने काम को भी अंजाम देता। अब ये सब करने के बाद जो चोरी का तीसरा अटेम्प्ट होता है, वो तीसरा अटेम्प्ट वो इसी केरला में इन्हीं डायरेक्टर साहब यानी डायरेक्टर जोशी के घर में करना था। उसके लिए क्योंकि इसके पास पैसे खत्म हो चुके थे, डिमांड ज़्यादा आने लगी, लोगों के काम ज़्यादा आने लगे, अब ये उन लोगों का काम पूरा कर नहीं पा रहा था। तो ये अपने घर से अपनी खुद की गाड़ी यानी होंडा स्कॉट गाड़ी ये अपने घर से निकालता है और 2800 किलोमीटर लगभग 3000 किलोमीटर का सफ़र ये उसी गाड़ी से तय करता है। और ये बिहार से केरला आता है और केरला में इससे पहले भी उसने चोरियां की थी, लेकिन उस वक्त ये पकड़ा नहीं गया था। लेकिन इस बार जब वो डायरेक्टर साहब के घर चोरी करता है और चोरी करने के लिए वो सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करता है। उसने डायरेक्टर साहब से पहले 3 घर में आजमाया था चोरी करने के लिए, लेकिन उस पेचकस से उस स्क्रू ड्राइवर से वो उसे खोल नहीं पाया था। इस वजह से वो तीसरा घर जब ट्राई कर रहा था डायरेक्टर साहब के घर, डायरेक्टर साहब ग्राउंड फ्लोर पर सोए हुए थे और ये फर्स्ट फ्लोर पर जाता है, वहाँ से लॉकर से पैसा चुराता है और पैसा और ज्वेलरीज चुरा कर वो वापस से नीचे आता है और नीचे आने के बाद अपनी गाड़ी से वो आगे चले जाता है। अब उसके बाद जब ये गाड़ी का ट्रेस किया जाता है, गाड़ी का लोकेशन निकाला जाता है बाकी कैमरास की मदद से, तो ये पकड़ा जाता है। अब पुलिस वाले इसकी सारी कहानी सुनते हैं और सुनते सुनते वो कहानी मुस्कुराते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी थोड़ा हमदर्दी जागती है। उससे कहते हैं पुलिस वाले कि तुम इतना अच्छा काम कर रहे थे तो क्यों नहीं तुम चोरी छोड़ देते। तो वो कहता है कि अगर मुझे चोरी छोड़ना ही है और मैं चोरी छोड़ना भी चाहता हूँ, कई मरतबा मैंने कोशिश भी की, लेकिन इतना पैसा नहीं पहुँच पाता मेरे तक जितना पैसा मैंने चोरी से निकाला था और लोगों की मदद की थी। अब मैंने एक फैसला किया था अपने गांव वालों से कि मैं इस बिहार में कभी चोरी नहीं करूंगा, यानी अपने स्टेट को कोई धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ के नेता खुद ही बैठ के धोखा दे रहे हैं। अच्छा, इसके गांव वाले इसे ये भी कह रहे थे कि आप विधायकी लड़िए और ये विधायकी लड़ने की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन उस दौरान जब पैसे की कमी, काम लोगों के काम पूरे करने के लिए पैसे की कमी पड़ती है तो ये दोबारा से केरल आ जाता है चोरी के लिए। अब उसके बाद फिर ये पकड़ा जाता है। पुलिस वाले कहते हैं चोरी छोड़ दो, कहता है मैं चोरी छोड़ना चाहता था और कई मरतबा कोशिश भी की, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं लोगों की डिमांड को पूरा कर सकूं, और उस दिन मैं चोरी छोड़ दूंगा जिस दिन मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। अभी भी इस चोर की नीयत जो है वो सिर्फ अपने ऊपर की 10% की नीयत है, बाकी पैसे की इसकी यही नीयत है कि लोगों की मदद करना है। और लोगों की मदद इलेक्शन जीतने के लिए नहीं करना है, लोगों की मदद करने के लिए इलेक्शन जीतना है। इसकी नीयत, इसकी सोच ये होती है। पुलिस वाले भी इसके फैन हो जाते हैं, लेकिन कानून सबके लिए एक सामान्य है, चाहे उसकी नीयत अच्छी हो खराब हो, जुर्म की एक सज़ा होती, उसी के मुताबिक इसे फिर जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन इससे पहले जितनी भी चोरियां हों, उन चोरियों में ये इतना हाईलाइट नहीं हुआ था, लेकिन इस बार चोरी की खबर नेशनल टीवी पे चलती है और नेशनल टीवी से उस इलाके के तमाम लोकल अखबार में भी छपती है। शुरुआत में लोगों को लगा कि अब शायद इसकी बदनामी होगी, अब लोगों को यह पता चलेगा कि यह असल में पैसा किस जगह से लेकर आता था, कैसी कमाई इसकी थी जिससे ये अपने गांव का काम कराता था। लोगों को यह लगता था कि शायद अब इससे लोगों की दूरियां बढ़ने लगी, लेकिन तमाम अखबार और तमाम न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ चलने के बावजूद जब उस गांव का रिएक्शन देखा गया तो पता ये चला कि आज भी उस गांव वाले उसकी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी उससे वो पहले करते थे, और वो उस वक्त भी जानते थे कि ये पैसा किस तरीके से लेकर आता है और हमारे गांव में हमारे गांव वालों की मदद करता है। उसको विधायकी लड़वाने वाले भी ये जानते थे कि ये किस तरीके से लोगों की मदद करता है।
असल में जो कुछ वो उसकी नीयत थी, उसकी नीयत पे डिपेंड था कि असल में वो मदद करने के जरिए सियासतदान नहीं बनना चाहता था। वो सियासतदान इसलिए बनना चाहता था कि वो लोगों की मदद कर सके। अब इसे जेल में भेज दिया जाता है, अब ये जमानत में बाहर आएगा। जमानत में बाहर आने के बाद कुछ लोग ये इंतजार कर रहे थे कि जब ये बाहर आएगा तब असल में गांव वालों का रिएक्शन पता चलेगा, लेकिन इसके जेल जाने के बाद ही ये पता चल जाता है कि इसके गांव वाले ये सब कुछ पहले से जानते थे और वो इसकी हमदर्दी में आज भी वो इससे आज भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे। इसलिए ये बाहर आएगा और बाहर आने के बाद फिर ये इलेक्शन लड़ेगा और शायद ये जीत भी जाए। गांव वाले और उसके आसपास के लोगों का जो रवैया, इसके नज़रिए, इसकी सोच को लेकर है वो काफ़ी पॉजिटिव, यानी कोई भी इसके खिलाफ नहीं। एक ऐसा चोर जिसने चोरी अपने गांव वालों की मदद करने के लिए की, यहाँ तक कि आज भी उस गांव वाले ये कहते हैं कि जितनी शादी इसने हमारे गांव की लड़कियों की करवाई, उस जगह के एमपी और एमएलए भी इतनी शादियां पूरे उनके जितने भी उनका एरिया होता है उस एरिया में नहीं करवाई होंगी। यही वजह है कि आज भी इसकी इज्जत उस पूरे गांव में मौजूद, कायम, और इसी तरीके से वो शायद आगे भी लोगों की मदद करता रहे। लेकिन क्राइम क्राइम होता है और क्राइम को किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी सोच, इसकी जो हमदर्दी अपने गांव वालों को लेकर थी वो काबिले तारीफ थी। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।